हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो आपका किराया अधिनियम है, जिसको अधिनियम संख्या 13 कहते हैं, आज कंप्लीट कर देंगे। इस पेज पर आप देखिए, पहले हमने आपको धारा 20 की उपधारा 4 यहाँ तक पूरा पढ़ा दिया है। इसके बाद हम लोग आज धारा 21 पे चल रहे हैं। धारा 21 क्या कह रही है, पहले धारा को समझे। किराएदार के अध्यासन में भवन की निर्मुक्ति के लिए कार्यवाही। इससे पहले जो धारा 20 थी उसमें बताया गया था किन आधारों पर आप जो है मकान खाली कराने के लिए वाद संस्थित कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि किराएदार को किस तरह से अध्यासन समाप्त करने के लिए या अध्यासन की निर्मुक्ति के लिए किस तरह से क्या आवेदन देना है, क्या करना है। धारा 21 देखें, पहले वर्ड्स देख लें क्या लिखना है आपको। नियत प्राधिकारी गृह स्वामी के तदर्थ आवेदन पत्र पर किराएदारी के अंतर्गत भवन या उसके किसी भाग से किराएदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है, यदि उसका ये समाधान हो जाए कि निम्नलिखित कारणों में से कोई एक कारण विद्यमान है। कहने का मतलब हुआ, धारा 20 में वाद संस्थित किया जाता है और 21 में आवेदन दिया जाता है। पहले बात ये समझ ले, मकान खाली कराना है, उसके लिए क्या करेगा गृह स्वामी। खास तौर से दो आधार होते हैं जिन पर क्या होता है, बाद आवेदन देता है कि हमें मकान खाली कराना है किराएदार से। और वो दो चीज़ें हैं मेनली, वास्तविक आवश्यकता और दूसरी है, पहली है वास्तविक आवश्यकता और दूसरी है जीर्णावस्था। वास्तविक आवश्यकता को हमने आपको बहुत विस्तृत में पढ़ाया है धारा 16 में, इसी अधिनियम 13 की धारा 16 में पढ़ाया है इसको। और जीर्णावस्था भी वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है धारा 16 में। कहने का मतलब है वास्तविक आवश्यकता पूरा बताया कि उसे तुड़वाना है या डिवाइड करके अपने और साथ मतलब भाई लोगों को या परिवार के सदस्यों में बांटना है। या जीर्णावस्था होती है अगर मकान इतना जर्जर हो चुका है कि अगर उसको नहीं तोड़ा गया, नहीं गिराया गया, तो हो सकता है वो खुद गिर जाए और उससे पूरे परिवार को या परिवार के किसी सदस्य को क्षति हो। तो इन सब दोनों ही अवस्थाओं में नव निर्माण अपेक्षित है। तो मकान मालिक क्या करेगा, किराएदार की बेदखली के लिए एक आवेदन पत्र देगा और उस आवेदन पत्र पर उस मकान से किराएदार को बेदखल कर दिया जाएगा। इसमें एक निर्णय था बहुत इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी ट्रेडर्स एवं अन्य बनाम नवीन रस्तोगी 2019, इलाहाबाद का केस है ये। इस इलाहाबाद के केस में ये बताया गया कि अगर दो आवश्यकताएं, दो आधारों पर ही, हम समझा दे रहे हैं शॉर्ट में आपको। इस लक्ष्मी ट्रेडर्स बनाम नवीन रस्तोगी के केस में क्या था, जो किराएदार था उसने अपने, क्योंकि वो खुद भी किराएदार था, उसने शिकमी किराएदार को मतलब अपने किराएदार को शिकमी किराएदारी पर पूरा मकान उठा दिया था। जैसे हमने अपने मकान किराए पे लिए और हम मकान जब उसी मकान या उसके किसी भाग को किसी और किराए पे दे दें, हम खुद भी किराएदार हैं और हम अब किराएदार होके भी किराएदार रख रहे हैं, तो जो किराएदार होके किराएदार रखता है वो कहलाता है शिकमी किराएदार। मतलब दूसरा जो किराएदार है वो शिकमी किराएदार होता है। तो हमने धारा 25 इसमें विस्तृत बताई है आगे। उसमें कहा जाता है कि पूरा किराएदारी का मकान के पूरे भाग को किराएदार उप किराएदारी पर नहीं उठा सकता, और अगर उठा रहा है तो ऐसा धारा 25 का उल्लंघन है, जो कि गलत है। और इस आधार पर जो किराएदार है उससे मकान मालिक ये आवेदन कर सकता है कि आप मकान हमारा खाली कर दीजिए, निर्मुक्त कर दीजिए, क्योंकि आपने धारा 25 का उल्लंघन किया है। ये कहती है धारा, ये कहता है केस लक्ष्मी ट्रेडर्स एवं अन्य बनाम नवीन रस्तोगी 2019 इलाहाबाद का केस है। इसमें सिर्फ इतना लिख दें कि इस केस में किराएदार ने शिकमी किराएदारी पर पूरा मकान उठा दिया था, जिस कारण से
मकान मालिक ने किराएदार को भवन खाली करने के लिए आवेदन किया और न्यायालय ने माननीय न्यायालय ने उक्त किराएदार को किराएदारी से बेदखल कर दिया था, क्योंकि इसमें धारा 25 का शिकमी किराएदारी जिसको कहते हैं, हम आगे पढ़ाएंगे, उसका उल्लंघन हुआ था। ये आप धारा 25 में भी लिख सकते हैं, लक्ष्मी ट्रेडर्स बनाम नवीन दस्तोगी का केस, और धारा 21 में भी लिख सकते हैं, 2 जगह ये लिख सकते हैं आप। आगे चले हम लोग। अब यहाँ पर परंतुक है। परंतुक से पहले जो हमने पिछले पेज पर पढ़ाया है वो वास्तविक आवश्यकता और जीर्णाशीर्ण अवस्था थी, जो कि धारा 16 से आपको पढ़ना है। धारा 16 में बहुत विस्तृत रूप से हमने आपको पढ़ाया है ये। अब यहाँ पर आ जाइए आप, परंतु क्या कहता है। परंतु यदि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किसी ऐसे भवन के संबंध में आवेदन पत्र दिया जाता है तो केवल अनावासीय प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया हो तो नियत प्राधिकारी बेदखली का आदेश देते समय गृह स्वामी से किराएदार को 2 वर्ष के किराए से अनधिक धनराशि प्रतिकर के रूप में दिलवाएगा तथा ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वो उचित समझे। ये परंतु मेनली जोड़ा गया जो अनावासीय है। अनावासीय का मतलब कोई भी कॉमर्शियल जगह हो सकती है जो रहने के हिसाब से नहीं है। उसमें क्या हो रहा है, मकान मालिक ने आवेदन दिया है किराएदार को खाली करने के लिए, न्यायालय को आवेदन दिया है कि जो किराएदार है वो हमारे मकान को खाली कर दे। तो न्यायालय उसके आवेदन को अगर स्वीकार करता है तो न्यायालय ये भी मतलब किराएदार से मकान खाली कराने के साथ साथ मकान मालिक को ये आदेश दे सकता है कि आप जो किराएदार है इसको 2 वर्ष से अनधिक किराए की धनराशि प्रतिकर में दीजिए, क्योंकि ये अपनी गुडविल यहाँ बना चुका है और ये जब दूसरी जगह जाएगा तो इसको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप मकान मालिक 2 वर्ष से अनधिक की धनराशि जो किराएदारी की है, मान लीजिए वार्षिक किराया 10,000 है दुकान का किसी की, तो मकान मालिक को न्यायालय ये आदेश देगा इसको 20,000 रुपये तक प्रतिकर के रूप में आप दें और तभी ये मकान खाली करेगा। इसमें एक चीज़ और पढ़ा दी गई, तुलनात्मक कार्रवाई। तुलनात्मक कार्रवाई का मतलब क्या है समझ लें पहले। परंतु ये और कि नियत प्राधिकारी आवेदन पत्र की अस्वीकृति से गृह स्वामी की संभावित कठिनाई की तुलना में आवेदन पत्र की स्वीकृति से किराएदार को संभावित कठिनाई को ध्यान में रखेगा। कहने का मतलब है जब न्यायालय के समक्ष या प्राधिकारी के समक्ष ये मामला आया कि वो मकान को खाली करने का आदेश दे या ना दे, तो वो दोनों चीज़ों को तोलेगा कि इससे अगर मकान खाली नहीं कराया गया तो गृह स्वामी को क्या नुकसान होगा और करा दिया गया तो किराएदार को क्या नुकसान होगा। तो दोनों लोगों की परेशानियों को न्यायालय देखेगा और उसे लगेगा कि जिसका पलड़ा भारी है, अगर जिसको ज़्यादा कठिनाई हो रही है, तो न्यायालय कोशिश करेगा उस पक्ष में निर्णय दे कि जिस पक्ष को उस पक्ष को राहत दे जिसको न्यायालय को संभावना है कि उस पक्ष को ज़्यादा नुकसान होगा। ज़्यादा नुकसान वाले पक्षकार को के पक्ष में निर्णय दे सकता है न्यायालय। एक केस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। देखिए धारा 21, पहले तो आप धारा 21 को जो शुरुआत करेंगे उसमें जो धारा 16 का मैटर है वो पूरा लिखेंगे। डिपेंड करेगा कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब से आप लिखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये धारा बहुत लंबी है। इससे पहले भी हमने एक केस पढ़ाया है, एक केस और है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट का केस है संतोष चतुर्वेदी बनाम कैलाश चंद्र और अन 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में क्या कहा गया है देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। यदि ये स्थापित हो चुका है कि अपीलार्थी मूल मकान मालिक का पुत्र है तब वो किराएदारी परिसर का उत्तरवर्ती मकान मालिक माना जाएगा। अतः किराएदार प्रत्युत्तरदाता 3 महीने के भीतर किराएदारी परिसर को खाली करे तथा कब्जा अपीलार्थी को सौंपे। हुआ क्या था, विवाद ये कर रहे थे, ये जो किराएदार थे वो ये कह रहे थे जो
अपीलार्थी है वो मकान मालिक नहीं है। न्यायालय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, क्योंकि जो अपीलार्थी है वो जो मूल मालिक था उसका पुत्र है। इसका मतलब वो किराएदारी परिसर में उत्तरवर्ती मालिक है, मतलब उसका उत्तराधिकारी है अपने बाप का। इसलिए अब वो चूंकि बाप के ना रहने पे वो मालिक हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप मकान को खाली कर दीजिए। ये बहाना नहीं चलेगा कि आप इनको नकारें कि ये मकान मालिक नहीं है, क्योंकि मकान मालिक के बेटे हैं और उत्तराधिकारी हैं, इसलिए मकान मालिक हैं ये। इतना ही लिख देंगे आप। फिर आ जाए धारा 22 में। धारा 22 क्या कह रही है समझ लें। अपील से संबंधित है धारा 22। धारा किस किस की अपील है। धारा 21 या धारा 24 के अधीन आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर उसके विरुद्ध जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है। दो बातें यहाँ से क्लियर हैं। या तो धारा 21 अभी हमने पढ़ाया आपको कि मकान खाली कराने मकान से बेदखल या मकान खाली कराने के लिए आवेदन देता है कौन, मकान मालिक, भवन स्वामी। या फिर आगे हम आपको धारा 24 में क्या हो रहा है। बहुत विस्तृत हमने पढ़ाई है धारा 24 आगे आपको, जिसमें बताया गया है किराएदार का पुनः प्रवेश। तो मकान मालिक जो है किराएदार से मकान खाली करा ले, उसके अलावा जो किराएदार है उसके पास अधिकार होता है कि वो पुनः प्रवेश के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करे। उसमें भी उसको नाकामयाबी मिली है तो वो क्या कर सकता है, जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील प्रस्तुत करेगा और 30 दिन के अंदर करेगा। जो भी आदेश दिया गया है उसके खिलाफ उसके 30 दिन के भीतर भीतर वो जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है। ठीक। 24 में जो है जिला मजिस्ट्रेट निर्णय देता है। 21 में कोई भी प्राधिकारी वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसके खिलाफ जो पीड़ित पक्षकार है जो संतुष्ट नहीं है वो जिला न्यायाधीश के पास 30 दिन के अंदर आवेदन करे। यहाँ पर हमने अपना नंबर दे दिया है 9450770672। ये इसलिए दिया है कि यहाँ पर से हम ये हमने व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप चला दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम का सिर्फ 2 महीना बचा है। इस 2 महीने में आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। उस टेंशन को मिनिमाइज़ किया जा सकता है हमसे आप संपर्क करके। बहुत सारी क्यूरीज जान सकते हैं, बहुत सारे हम आपको टिप्स दे सकते हैं जिससे आप एग्ज़ाम के प्रेशर को कम कर पाएंगे। उसके अलावा इसकी हमने फ़ीस वैसे 1000 रुपये रखी है और आप लोगों यूट्यूबर्स के लिए सिर्फ 500 रुपये फ़ीस है। आप ये फ़ीस दे के हमारे साथ जुड़ जाएं और ये जो भी सिलेक्शन लेगा उसको हम ये फ़ीस वापस कर देंगे, मगर मतलब ये रिफंडेबल है। 500 रुपीज़ भी रिफ़ंड कर देंगे हम सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट के। ठीक। इसलिए आप जुड़ जाइए। अगर नहीं भी जुड़ रहे हैं तब भी आप डायरेक्ट यूट्यूब पर डालें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जिसमें 1 से लेकर 100 दिन तक पूरे PCS के हमने सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट कराए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अभी हम जब धारा 21 पढ़ रहे थे तो इसी धारा की बात कर रहे थे, धारा 24 की। बहुत विस्तृत में हमने ये समझाई है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये। क्या कहती है, किराएदार का पुनः प्रवेश। कब पुनः प्रवेश करेगा किराएदार ये बताती है धारा 24। पहले समझे शब्द क्या लिखेंगे आप। जहां भवन धारा 21 या धारा 22 ब्रैकेट में हमने अपील में लिख दिया है, 21 के अनुसार आवेदन देते हैं, 22 में आवेदन के बाद आप अपील करते हैं 22 में। 22 के अधीन भवन गृह स्वामी के पक्ष में निर्मुक्त कर दिया गया जाए और गृह स्वामी निम्न परिस्थितियां उत्पन्न करता है तो किराएदार को इस भवन में पुनः प्रवेश का विकल्प प्राप्त हो जाता है जिस भवन से उसे बेदखल किया गया था। कहने का मतलब हुआ धारा 21 में बेदखली का आवेदन दिया गया, उसमें भी किराएदार हारा है, और फिर अपील हुई है उसमें भी हारा है, और कुल मिला के किराएदार से मकान मालिक ने मकान खाली करा लिया है।
मगर मकान मालिक कुछ गड़बड़ कर रहा है। क्या काम कर रहा है? नीचे लिखी कुछ बातें कर रहा है, जिनकी वजह से जो किराएदार है वो उस भवन में जिससे उसे बेदखल किया गया है पुनः प्रवेश पा सकता है। उनमें से पहली बात क्या है, देखें। भवन स्वामी भवन को किसी ऐसे व्यक्ति के अधिभोग, अधिभोग कहते हैं कब्जा में अधिभोग में दे देता है या दिला देता है, जो उस व्यक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा रिक्त भवन के अधिभोग की भवन स्वामी के कथानुसार अपेक्षा थी। कहने का मतलब क्या हुआ कि भवन स्वामी ने ये कह के मकान खाली कराया कि हम जो है अपने किसी परिवार या किसी विशिष्ट व्यक्ति को ये मकान देंगे, और खाली कराने के बाद उसने उसके अलावा किसी और व्यक्ति को मकान दे दिया। जैसे वो कहे हम अपनी बहन को रखेंगे मकान में, मकान खाली कर दीजिए, तो किराएदार से मकान खाली करा लिया गया, बाद में उसने अपनी बहन को ना रखे, किसी और को किराए पर उठाया या जो भी किया हो, तो ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इस पे मतलब जो है किराएदार पुनः प्रवेश पा जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? भवन का प्रयोग उससे भिन्न प्रयोजन के लिए किया जाता है जिसके लिए उसे निर्मुक्त किया गया था। किराएदार से कहा गया था कि भैया हमको इसमें जो है सामान रखना है, अपने भैया की शादी करना है, ये करना है, वो करना है, या दुकान रखना है, या दुकान का सामान रखना है, या गोदाम बनाना है, उससे खाली करा लिया, जबकि आपने फिर से दूसरे किराएदार को उठा लिया। तो ये भिन्न भिन्न प्रयोजन से मकान मालिक मकान को यूज कर रहा है, इसलिए किराएदार अगर आवेदन करे तो पुनः प्रवेश पाएगा। तीसरी बात, भवन स्वामी भवन का कब्जा पाने के दिनांक से 1 माह के भीतर या नियत प्राधिकारी द्वारा बनाई गई अवधि के भीतर कब्जा नहीं करता है। किराएदार ने क्या किया? मकान खाली कर दिया, खाली करने के 1 महीने बाद भी, या कोई प्राधिकारी समय को बढ़ा दे कि चलो 1 महीने की जगह 2 महीने की छूट दे दी कि अब कब्जा आप ले लीजिए, तब भी मकान मालिक ने कब्जा नहीं लिया है तो किराएदार पुनः प्रवेश पा सकता है। चौथी और आखिरी बात, भवन स्वामी ऐसे भवन की दशा में जिसे गिराया जाना प्रस्तावित था उसे कब्जा पाने के दिनांक से 2 माह के भीतर या नियत प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर नहीं गिराता है। गिराता लिख दिया है, गिराता होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ, पॉइंट 4 में बताया गया है कि भवन स्वामी ने कहा था कि हम मकान अपना गिराएंगे, बहुत जर्जर हो गया है और इसको नए मकान में तब्दील करेंगे, और फिर भी जब किराएदार ने मकान खाली कर दिया तो 2 महीने के अंदर भी उसने मकान को नहीं गिराया, या फिर प्राधिकारी ने समय और बढ़ाया दिया तो उस बढ़ाए हुए समय के अंदर भी उसने मकान मालिक ने जो है मकान को नहीं गिराया है, तो अब क्या है, राहत क्या मिल रही है किराएदार को, समझे। तो नियत प्राधिकारी या यथास्थिति जिला न्यायाधीश ऐसे क्या कार्य या लोभ के दिनांक से 3 महीने के भीतर तदर्थ आवेदन पत्र दिए गए जाने पर गृह स्वामी को ये आदेश कर सकता है कि मूल शर्तों एवं प्रतिबंधों पर भवन का अध्यासन बेदखल किए गए किराएदार को दे दे। कहने का मतलब हुआ कि मकान मालिक ने किराएदार को बेदखल कर दिया, बेदखल के बाद उसने 4 अनियमितताएं ये की, जिनके आधार पर जो किराएदार बेदखल कर दिया गया है वो या तो नियत प्राधिकारी, जो भी प्राधिकारी नियत किया जाए, या फिर जिला न्यायाधीश के समक्ष क्या करेगा, आवेदन पत्र देगा, और आवेदन पत्र पर वो जिला न्यायाधीश या मतलब यथास्थिति जो प्राधिकारी है वो ये आदेश कर दे सकता है कि आपने चूंकि मकान खाली कराने के बाद ये 4 अनियमितताएं, 4 में से कोई भी ऐसी अनियमितता की है, या 4 कोई सी भी अनियमितता की है इन 4 में से, जिसके कारण आप इस किराएदार को पुनः प्रवेश दीजिए। ये किराएदार जो है पुनः प्रवेश का हकदार है। ये पूरी बात बता दी गई इस धारा 24 में। आगे हम लोग चले। ये धारा 24 की उपधारा 2 है। उपधारा 1 हमने पिछले पेज पे पढ़ी है, जिसमें बताया गया कि किन शर्तों के आधार पर किराएदार जो है पुनः प्रवेश पा सकता है उसी मकान में जिससे उसे बेदखल कर दिया गया है। उपधारा 2 क्या कह रही है? यदि मामला धारा 21 की उपधारा 1 के खंड खा से संबंधित है। खंड खा जो है, जो जीर्णावस्था वाले भवन को गिराने के पश्चात उस पर नए भवन के निर्माण से संबंधित है। ठीक समझ गए होंगे आप। धारा 21 की उपधारा 1 जो है उसका खंड खा है, वो ऐसी अवस्था को लागू होता है जो मकान बहुत जीर्ण शीर्ण है, बहुत जीर्ण शीर्ण है, अपने आप गिर सकता है,
उसको गिराने के बाद नए मकान का प्रस्ताव लाया गया था मकान मालिक द्वारा। ये कहलाती है 21(1) का खंड खा। तब ऐसा भवन जीर्णावस्था से संबंधित है। तब ऐसा भवन स्वामी नए भवन का या भवनों का निर्माण कर ले तो जिला मजिस्ट्रेट मूल किराएदार द्वारा आवेदन दिए जाने पर उसकी आवश्यकता अनुसार एक या अधिक भवनों में प्रविष्ट करा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि मकान मालिक ने मकान खाली कराया था कि बहुत जीर्ण शीर्ण है, हमें इसको बनाना है, फिर से बनाना है। तो बनाने के बाद वो किराएदार जिससे मकान खाली करा लिया गया था, वो किराएदार क्या करे, जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करे कि हमें इस मकान में जो अब बन चुका है, बन के तैयार हो गया है, इसमें प्रवेश दिलाएं। तो जिला मजिस्ट्रेट जैसी उसकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से उसको मकान में प्रविष्टि दिला देगा। अब ये समझ ले शर्त क्या है। ऐसे प्रविष्ट कराए गए किराएदार का किराया निर्माण व्यय, निर्माण व्यय में क्या क्या आता है, उस मकान को गिराने में जो पैसा लगा हो, फिर उसको बनवाने में जो पैसा लगा हो, किंतु जिसमें भूमि मूल्य नहीं है। निर्माण व्यय में हमने बताया मकान को गिराना प्लस बनवाना प्लस जो भी खर्चा आया है, मगर उसमें जो भूमि होती है उसका पैसा नहीं लगता है निर्माण व्यय में। तो निर्माण व्यय को के 1% के बराबर होगा। 1% के बराबर का मतलब है कि अगर मान लीजिए जो मकान मालिक ने जो मकान बनवाया, गिरा के बनवाया, मान लीजिए 1 लाख रुपया उसकी कीमत आई, उसका खर्चा आया, निर्माण व्यय 1 लाख आया, तो उसका 1% के बराबर जो किराया होगा किराएदार का, मतलब 1,000 रुपया किराया देना होगा किराएदार को। अब आ जाइए, जो हमने कहा था, आपसे बताया था धारा 25 हम आगे पढ़ाएंगे, वो यही है, शिकमी किराए पर उठाने का प्रतिषेध। शिकमी किराएदार बताया हमने। शिकमी किराया क्या होता है, किराएदार फिर से किराएदार को रख ले, किराएदार का किराएदार शिकमी किराएदार होता है। ठीक, कि हम खुद तो किराए पर रह रहे थे और हमने उसी किराए के मकान में ही किराएदार रख लिया, तो वो कहलाएगा शिकमी किराएदार। मान लीजिए हमने 1,000 रुपये में मकान किराए पे लिया किसी से, और उसमें आधे पोर्शन पे हमने किसी और को रख दिया, तो 500 रुपये हम उससे वसूल रहे और 1,000 रुपये हम अपने मालिक को दे रहे हैं। कुल मिला के हम किराएदार होके भी किराएदार रख रहे हैं। तो जो किराएदार होके हमने किराएदार रखा, वो किराएदार जो है वो शिकमी किराएदार है। क्या प्रतिषेध है, क्या प्रतिबंध है शिकमी किराएदार पर, वो समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक शब्द इसका। कोई भी किराएदार अपनी किराएदारी के अधीन संपूर्ण भवन को शिकमी किराए पर नहीं उठाएगा। कभी भी किराएदार पूरा, जैसे हमने बताया कि 1,000 रुपये में हमने मकान लिया था किराए पर, और हम चाहें कि हम शिकमी किराए पर किराएदार को पूरा मकान किराए पर दे दें, तो ये हम नहीं दे पाएंगे। पूरा मकान हम हम किराएदार होके किसी और शिकमी किराएदार को पूरा मकान किराए पर नहीं दे सकते। ठीक, कुछ पोर्शन दे सकते हैं, मकान मालिक पूरा दे सकता है। दूसरी उपधारा क्या कहती है, किराएदार भवन का कोई भाग गृह स्वामी तथा जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा से शिकमी किराए पर नहीं उठा सकता। यहां पर नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 2 कि अगर कोई किराएदार है तो, और वो किराएदार जो भवन उसने किराए पे लिया है उसको किराए पे उठाना चाहता है, कौन, किराएदार, तो उसे क्या करना पड़ेगा, गृह स्वामी की तथा जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा लेना पड़ेगी, तभी वो शिकमी किराए पर उठा सकता है, वरना नहीं उठा सकता। ठीक, तो कहने का मतलब हुआ किराएदार अपने किराएदार जब किराएदार रखता है तो किराएदार द्वारा रखा गया किराएदार शिकमी किराएदार होता है। और कभी भी किराएदार पूरे भाग का शिकमी किराएदार नहीं रख सकता। दूसरी बात, शिकमी किराएदार रखने से पहले किराएदार को मकान मालिक और जिला मजिस्ट्रेट से लिखित अनुज्ञा लेना पड़ती है, अन्यथा अगर इन दोनों बातों का उल्लंघन कर रहा है तो कहने का मतलब है वो धारा 25 का उल्लंघन कर रहा है। इस तरह अगर इनमें से किसी का भी उल्लंघन हुआ तो धारा 25 का उल्लंघन कहलाएगा, और धारा 25 के उल्लंघन में रखा गया कोई भी जो शिकमी किराएदार है वो अवैध है। इसमें एक केस आया, निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रहलाद कुमार बनाम सिद्धनाथ 2013। इसमें हुआ क्या था, न्यायालय को
कोई निर्णय दे, इसमें ये बता दिया गया, लीडिंग बात बता दी गई, न्यायालय को कोई निर्णय देते समय किराएदार के साथ साथ उसके उप किराएदार की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। हुआ ये था कि उप किराएदार को किराएदारी से, मतलब शिकमी किराएदार को, उप किराएदार को ही शिकमी किराएदार कहते हैं, तो शिकमी किराएदार या उप किराएदार को बेदखल किया जा रहा था, घर से निकाला जा रहा था। तो न्यायालय ने कहा भाई ऐसे आप नहीं निकाल सकते, आप पहले देख लीजिए उप किराएदार की क्या परिस्थितियां हैं, उनको भी ध्यान में रखिए। ये नहीं कि सिर्फ किराएदार ने कह दिया कि इन उप किराएदार को हटा दिया जाए तो आप हटा दें। तो जब निर्णय लेगा न्यायालय तो किराएदार के साथ साथ शिकमी किराएदार, चूंकि वो भी एक तरह का किराएदार है, उसकी भी परिस्थितियों को ध्यान रखेगा और तब जाकर न्यायालय निर्णय देगा कि इनसे मकान खाली कराना है कि नहीं कराना है। पिछले हमने पहले अभी भी पढ़ाया बताया था आपको, हमने अपना यूट्यूब चैनल का नाम दे दिया @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। आप डायरेक्ट डालेंगे तो यूट्यूब पे हमको सर्च करेंगे और पूरा मैटर जो PCSJ मेंस का है वो हमने दिया हुआ है डे 1 से लेकर डे 100 में, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चूँकि अब एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, 60 दिन बचे हैं मुश्किल से, तो अब हमने अपना चैनल जो है अपना एक व्हाट्सएप नंबर दिया है 9450770672। इस नंबर पे आप क्या करिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमने ग्रुप बना दिया है जिसमें हम उन सब सारे कैंडिडेट्स को जोड़ रहे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं और जिनका सिलेक्शन होना बिल्कुल संभावित है। तो होता क्या है, एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारा प्रेशर होता है, जिस प्रेशर को आप प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए प्लस आगे हम आपको जजमेंट राइटिंग, प्लीडिंग ऑफ केसेस, ये सब पढ़ाएंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी ऐसी क्यूरीज हैं जो आप जानना चाहते हैं और आपके मन में रह जाती हैं, तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पर मैसेज करके, चैट करके या बात करके हमसे उन सारे प्रेशर्स को, उन सारी क्यूरीज को टैली कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसकी हमने नॉमिनल फ़ीस बहुत कम रखी है, 500 रुपये फ़ीस है और वो भी रिफंडेबल है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा उसको ही हम ये फ़ीस वापस कर देंगे, ठीक। इसलिए आप इससे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। नहीं जुड़ते हैं तब भी कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए, सारे दोस्तों को ये शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।